हेलो एवरीवन। तो हम मैगजीन के पॉलिटी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है गठबंधन की सरकार। इस टॉपिक को आप पॉलिटी के विधायिका से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है गठबंधन की सरकार। मान लेते हैं कि चार दल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इन चारों में से किसी एक दल को यदि लोकसभा की कुल सीटों के आधे से एक अधिक सीट प्राप्त हो जाती है तो उस दल की सरकार बनती है। लेकिन यदि इन चारों में से किसी दल ने भी लोकसभा में अपना स्पष्ट बहुमत स्थापित नहीं किया है तो इस कंडीशन में ये दल सरकार बनाने के उद्देश्य से आपस में सहयोग करके सरकार बनाते हैं। इसको ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब ये गठबंधन या तो चुनाव से पहले कर सकते हैं या फिर चुनाव के बाद भी ये गठबंधन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का उदय कब से शुरू हुआ। तो पहले से पांचवें लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन 1977 में अर्थात छठवें लोकसभा चुनाव में पहले बार केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार बनी, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। फिर सातवें और आठवें लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई। फिर 1989 में अर्थात 9वें लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार केंद्र के स्तर पर गठबंधन की सरकार बनी। इसे त्रिशंकु सरकार भी कहते हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। पर इन गठबंधन सरकारों में शामिल दलों के बीच आपसी मतभेद के कारण ये सरकारें अपना लोकसभा कार्यकाल पूर्ण करने में असमर्थ रही। 13वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एनडीए के तहत गठबंधन की सरकार बनाई और ये सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाली पहली गठबंधन सरकार बनी। फिर 16वें और 17वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार का उदय हुआ। हमने भारत में गठबंधन सरकार के उदय को देख लिया। अब हम देखेंगे भारत में गठबंधन सरकार को योगदान देने वाले कारकों को। तो इसमें शामिल हैं भारत में बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय और सत्तारूढ़ी दल के विरुद्ध उत्पन्न कारक। ये सारे गठबंधन सरकार को योगदान देने वाले कारक हैं। अब हम गठबंधन सरकार के महत्व को समझेंगे। इससे पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। जो महत्व, चुनौती और आगे की राह है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आपको पढ़ने में और समझने में भी आसान होता है। तो मैं इन तीनों पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हाँ, मैं इनमें कोई लाइन या शब्द इम्पॉर्टेंट होंगे, मैं उनको डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो आइए अब हम महत्व को देखते हैं। इससे व्यापक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है क्योंकि गठबंधन सरकार में अलग अलग हितों और क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। गठबंधन सरकार में शामिल भागीदार एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। बेहतर नीतियों का निर्माण हो पाता है क्योंकि नीति निर्माण के समय सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है और नीति में आम सहमति भी आवश्यक होती है। गठबंधन सरकार से सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा मिलता है। अब हम गठबंधन सरकार की चुनौतियों को देखेंगे। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि हितों में मतभेद होने की स्थिति में कभी भी गठबंधन सहयोगी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतिगत अस्थिरता बढ़ती है क्योंकि आपसी हितों में टकराहट के कारण आम सहमति नहीं बन पाती। साथ ही विचारधारा में भी समझौता हो जाता है क्योंकि गठबंधन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपने मूल विचार से समझौता करना पड़ जाता है। ये क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा देता है। साथ ही इससे विदेश नीतियां भी प्रभावित होती हैं। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। तो इसमें सेकेंड एआरसी ने जो सुझाव दिया है वो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या कह रहा है सेकेंड एआरसी। यदि गठबंधन में शामिल एक या एक से अधिक दल गठबंधन से बाहर के एक या अधिक दलों के साथ मिलकर फिर से गठबंधन कर लेते हैं तो उस दल के सदस्यों को फिर से चुनाव जीतना होगा।
यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डिमांड फॉर न्यू स्टेट। इस टॉपिक को आप भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के साथ कनेक्ट करेंगे। हाल ही में तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर तेलंगाना नामक एक अलग राज्य बनाया गया और इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। और इसके आंध्र प्रदेश से पृथक होने का कारण था विकास की प्रक्रिया में इस क्षेत्र का पीछे रह जाना। और साथ ही भील प्रदेश की मांग भी उठाई जा रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भील आबादी वाले हिस्से शामिल हैं। अब चलिए समझते हैं राज्य गठन की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 3 संसद को शक्ति देती है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्रों को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य बना सकती है। साथ ही यदि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करती है तो इससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा, जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित हो रहे हैं। इसे साधारण विधेयक से पारित किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। हमने संवैधानिक प्रावधान देख लिया, अब हम राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियों को देखेंगे। तो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में जो भौगोलिक सीमाएं खींची थी वह अतार्किक थी। उन्होंने क्षेत्रीय विविधता, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखा। परिणाम स्वरूप आजादी मिलते ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल खड़ा हुआ है और इस संदर्भ में संविधान सभा ने 1948 में एस.के. धर के नेतृत्व में धर आयोग का गठन किया। धर आयोग ने अपने रिपोर्ट में भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुधारों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। धर आयोग की अनुशंसा से जनता असंतुष्ट थी, खास तौर पर आंध्र की जनता। इसलिए 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दी। जेवीपी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में राज्य के पुनर्गठन के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गए और 19 अक्टूबर 1952 में विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र राज्य की मांग में आमरण अनशन किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु से आंध्र क्षेत्र में व्यापक आक्रोश भड़का। सरकार को आंध्र राज्य की मांग को स्वीकार करना पड़ा। इस तरह आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश के राज्य बन जाने के बाद भारत के हर क्षेत्र में राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसलिए 1953 में जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में फजल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित 4 कारकों की पहचान की। पहला है देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देना, वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखना। राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप में लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। संसद ने आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। अब हम उन कारकों को देखेंगे जो नए राज्य के मांग को प्रेरित करता है। तो ये कारक 4 प्रकार के हो सकते हैं। भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग हो सकती है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये भाषा के आधार पर ही बने हैं।
दूसरा हो सकता है सांस्कृतिक आधार पर नए राज्यों की मांग की जा सकती है। उदाहरण देखें तो असम से अलग होकर बोडोलैंड राज्य की मांग उठ रही है। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नए राज्यों की मांग, जैसे कि यूपी से अलग होकर हरित प्रदेश की मांग उठ रही है। इस क्षेत्र का प्रशासनिक दक्षता कब बढ़ेगा? जब वो क्षेत्र बड़े आकार से छोटे आकार का हो जाए। इसलिए यूपी से अलग होकर हरित प्रदेश की मांग की जा रही है। और चौथा आधार है विकास के आधार पर नए राज्यों की मांग। सन 2000 के बाद इस आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी है, जैसे कि उदाहरण है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना। ये हो गए राज्यों के मांग को प्रेरित करने वाले कारक। अब हम राज्य के पुनर्गठन के संबंध में न्यायालय के निर्णय को समझते हैं। तो बेरू-बारी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकता है। किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था। अब नए राज्यों के गठन के पक्ष में और विपक्ष में तर्क को समझेंगे। अगर पक्ष के तर्क की बात करें तो इससे प्रभावी प्रशासनिक दक्षता बढ़ता है, क्योंकि संसाधनों का उचित उपयोग हो पाता है। छोटे राज्यों में शासन और सेवा वितरण में नवाचार का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। छोटे राज्य बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं, जिससे बेहतर विकास हो पाता है। वही विपक्ष में तर्क की बात करें तो ये आर्थिक तनाव को बढ़ावा देता है, साथ ही आपसी विवादों को भी जन्म देता है, सीमा विवाद को बढ़ावा देता है। नए राज्यों के निर्माण से अन्य नए राज्यों की मांग और निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है। अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। नए राज्यों के गठन की मांग के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। किसी नए राज्य का निर्माण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक उनके पास नए राज्य के रूप में स्थापित होने पर अपने खर्च का कम से कम 60% संसाधन या राजस्व ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।